हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कोई 2 बार आया है, कोई 3 बार आया है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब इस क्वेश्चन को ज़रूर ही प्रैक्टिस कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर है आभासी व उल्टा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कि एक दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, यानी मायोपिया, हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया, अलग अलग तरह के हमारे पास आँख में बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती है। लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपर मेट्रोपिया की बीमारी अगर हो किसी की आँख में, तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करता है उसकी आँखों में? तो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया के लिए कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया में व्यक्ति दूर की चीज़ को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन पास की चीज़ को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं पास दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और उस केसेस में उसमें अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए आवश्यकता होती है उत्तल लेंस की। नेक्स्ट दिया है, मानव नेत्र का विभेदन कितने मिनट का होता है? इसका रिजोल्यूशन कितने मिनट का होता है? तो सही आंसर है 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण होता है। इसका प्रकाश के रंग का कारण होता है इसका वेग, आयाम, कला और आवृत्ति। तो इसका सही आंसर है आवृत्ति। इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है आवृत्ति, यानी कि डी, आवृत्ति ही इसका आंसर है। अलग अलग जो रंग होते हैं, अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर जो 7 कलर्स हमको विबग्योर फॉर्म के सीक्वेंस में मिलता है, प्रिज्म के बेस से ऊपर की ओर चलने पर बेस टू टॉप विबग्योर फॉर्म में मिलता है। तो इसमें जो अलग अलग कलर्स होते हैं सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। तो यहाँ इसका सही आंसर है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है आवृत्ति। तो ये आवृत्ति टिक कर दिया। इसका क्या था? 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब होता है, यानी कि कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, तो उसका क्या चीज़ बदल जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला दिया है ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी दिया है आंकड़े अपूर्ण हैं। तो सही आंसर है इसका घटता है, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। रीज़न इसका क्या है? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं V = न्यू लेमडा, जहाँ पे न्यू क्या होती है? न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, V होता है स्पीड या चाल, और लेमडा होता है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तो निश्चित आवृत्ति के लिए जब हम इसकी आवृत्ति को फिक्स्ड मान लें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पूछा था। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है, प्रकाश की चाल होती है, वो बदल जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़े हैं, n = c/v या μ = c/v, जहाँ c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल, और v क्या होता है? दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तब जब किसी विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या होती है? कम हो जाती है। तो चाल कम हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है V = न्यू लेमडा जो लिखे हैं, तो इसमें तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ द लाइट।
तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन हमारा क्या था कि जब प्रकाश की किरण जब कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या चीज़ होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो इसका सही आंसर घटता इसलिए है क्योंकि जब वो कांच में जाएगी तो कांच में क्या होता है, उसका अपवर्तनांक कांच का वायु के सापेक्ष अधिक होता है। जब वो अधिक अपवर्तनांक होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, और सी अपॉन वी दिया है तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ जाएगा, सी तो रहेगा ही और वी के जगह पर हम न्यू इंटू लेमडा लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब इससे अगर हम लोग लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, इससे लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा इक्वल टू आ गया सी अपॉन न्यू, यानी सी अपॉन म्यू, ये सी अपॉन म्यू आ गया। और ये न्यू को हम यहीं पे रहने दिए, ये न्यू हमारा ऐसे ही रहेगा। ये वाला टर्म कहाँ आ गया, इधर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर यानी हर में आ गया। तो यहाँ पर ये म्यू यहाँ आ गया, न्यू यहीं रहेगा। तो अगर हम किसी प्रकाश की चाल की जो होती है तो फिक्स्ड होती है, यहाँ पे आ गया न्यू। जब ये न्यू आ गया तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन न्यू आया, यानी कि अपवर्तनांक अधिक हो जाने के वजह से ये तरंगदैर्ध्य क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, लेमडा इक्वल टू आ रहा है सी अपॉन ये न्यू इंटू ये म्यू, जहाँ पर ये तो आवृत्ति है और ये प्रकाश की चाल है तो ये तो फिक्स्ड हो गया, यानी लेमडा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया 1 अपॉन म्यू के। यानी कि अगर ये अपवर्तनांक, चूँकि जब प्रकाश जो होती है वो वायु से कांच में जाएगी तो कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, अपवर्तनांक बढ़ेगा, इसलिए तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, इसका घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। अभी यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर भी हम बता देते हैं। v इक्वल टू क्या है, न्यू लेमडा, जहाँ पे न्यू आवृत्ति होती है, और अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन वी होता है। तो इस जगह पर अगर हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन से, इस म्यू वाले इक्वेशन में अगर हम लोग v का मान रख दें तो ये आ जाएगा c अपॉन लेमडा। अब यहाँ पर c प्रकाश की चाल होती है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, यानी ये आवृत्ति और चाल को फिक्स्ड कर दिया जाए तो न्यू हमारे पास, यानी प्रकाश का जो माध्यम का अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य में, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में क्या रिलेशन बन के आया, अपवर्तनांक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई वेवलेंथ, यानी कि अपवर्तनांक 1 अपॉन तरंगदैर्ध्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछा है कि अगर तरंगदैर्ध्य के मान बढ़ने के कारण, तरंगदैर्ध्य अगर ये बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है कि अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा, इसलिए इसका सही आंसर है घटेगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि म्यू अपवर्तनांक वाले एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, बी दिया 1 माइनस म्यू इंटू ए, सी दिया म्यू प्लस 1 इंटू ए, 1 प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर। म्यू जहाँ पर अपवर्तनांक है, ए जो होता है कैपिटल ए, ये प्रिज्म का कोण होता है या एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो सही आंसर होता है वो ए होता है, क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस सूत्र से हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, पतली झिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो पतली झिल्म का मतलब, फिल्म का मतलब ये है, या इसको हम फिल्म भी कहते हैं, इसका रीजन क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, बी है विवर्तन डिफ्रैक्शन यानी, और सी दिया है इंटरफेरेंस, और डी है इसका पोलराइजेशन। तो प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे, जब लाइट क्या होती है किसी कोलाइडल पार्टिकल पे पड़ती है तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं कि लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको स्प्लिट कर देते हैं।
तो उस केस में ये प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है। विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में कि जब लाइट किसी पतले होल से पास करती है या बारीक होल से पास करती है तो वो किनारे की ओर थोड़ी सी बेंड हो जाती है, वो हमारा विवर्तन या डिफ्रैक्शन होता है। फिर आता है व्यतिकरण, तब आता है ध्रुवण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है कि लाइट में जो है एक इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होता है और मैग्नेटिक पार्ट भी होता है, क्योंकि ये लाइट वेव्स जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती है। तो वहाँ पर पोलराइजेशन में क्या होता है, और जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पार्ट्स होते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन में क्या होता है, पोलराइजेशन में कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, यानी या तो जैसे अगर यहाँ पर ये किसी तरह का एक हम लोग इस तरह का होल इसमें ले लेते हैं और यहाँ से लाइट सोर्स कोई ले रहे हैं जो कि मान लेते हैं पॉइंट सोर्स है, तो इसके सभी डायरेक्शन में लाइट यहाँ से पास करेगी, ये सभी डायरेक्शंस पे पास करेगी और ये लाइट पास करेगी। लेकिन अगर इसमें इस तरह का होल्स है तो ये केवल वही लाइट को पास करने देगा जो इसके पैरेलल होगा, बाकी सभी लाइट को ये क्या करेगा, रोक लेगा। तो ये जो होता है पोलराइजेशन कहलाता है, यानी कि किसी लाइट को केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पास होने देना, बाकी लाइट को रोक देना ही कहलाता है पोलराइजेशन। तो वो है नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है व्यतिकरण। तो ये व्यतिकरण ही इसका सही आंसर है, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। पतली झील में रंगीन फिल्म का दिखाई देना जो कारण है वो क्या है, व्यतिकरण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका कौन सा फिजिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा फिनोमेना होता है। 4 ऑप्शन दिया इसमें भी, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होता है डी, प्रकीर्णन आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10वां क्वेश्चन। इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है विचलन, बी है वर्ण विक्षेपण, सी दिया है दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है इसका सही रीजन है। जैसे प्रिज्म से जब क्या होता है, वाइट लाइट पास करती है तो उस समय क्या होता है, प्रिज्म में वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है। वैसे ही जो होता है जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है और साथ साथ जब बारिश होने के तुरंत बाद एटमॉस्फेयर में जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो प्रत्येक बूंद जो होती है प्रिज्म का काम करती हैं, ठीक है। तो वो प्रिज्म से जब लाइट पास करती है तो वहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है और इस तरह से उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे, यानी कि वर्ण विक्षेपण ही इसका सही आंसर होगा। 11 का दिया है क्वेश्चन में 11, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। यानी हम लोग पढ़े हैं कि जब अगर कोई पॉइंट सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स से लाइट जो होते हैं ना सभी डायरेक्शंस में इक्वल स्पीड से ये चलती हैं सभी डायरेक्शंस में। और इस तरह से अगर किसी क्षण या किसी टाइम में हमें क्या करना हो, उसका पोजीशन पता करना हो तरंगाग्र का, तो स्पीड पता ही रहता है। तो उससे हम क्या करेंगे, स्पीड पता है और टाइम t अगर मानते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम करके, और ये जो डिस्टेंस ले करके हम लोग आर्क ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से ऐसे शेप मिलता जाता है, यानी कि इसका जो तरंगाग्र का जो शेप आता है वो कैसा आता है, गोलाकार आता है, ये गोलाकार। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंगे, यांत्रिक और अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक और गोलीय तरंगे। तो जो भी हमारे पास ये तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव्स, यानी अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो यांत्रिक तो होगी ही होगी, और दूसरा चीज़ इसमें अनुप्रस्थ होगी कि अनुदैर्ध्य। तो लाइट के चैप्टर में लाइट जो होती है, लाइट अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जबकि वेव जो होती है, यानी कि जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन इसकी क्रिया की पुष्टि करते हैं या व्यतिकरण की, तो वो होता है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसलिए ये जो 12th का आंसर होगा ए होगा, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है।
हम लोग जानते हैं एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एच अपॉन न्यू, बी इक्वल टू न्यू अपॉन लेमडा, सी इक्वल टू एच न्यू और डी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। ये सी लिखा हुआ है, तो यहाँ सही ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एच न्यू लिखेंगे। ठीक है, किसी फोटोन की ऊर्जा जो होती है एच न्यू होती है। कहीं कहीं इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया होता है, तो हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो इससे अगर न्यू की वैल्यू अगर निकाला जाएगा, लेमडा लेफ्ट साइड में आएगा तो सी बाई लेमडा। तो इस फॉर्म में अगर दिया हो लेमडा के टर्म्स में, तो इसके जगह अगर वैल्यू रखेंगे तो एच सी बाई लेमडा। तो अगर लेमडा के टर्म्स में दिया होगा तो वहाँ एच सी अपॉन लेमडा लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है? h अपॉन 2 पाई जूल इंटू सेकेंड, h अपॉन पाई, c दिया है 2 पाई h और d दिया है h पाई इंटू जूल सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग जो बोहर्स का सिद्धांत पढ़े हैं, बोहर्स के अकॉर्डिंग कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि पूर्ण गुणज होता है। तो इसने पूछा है कि न्यूनतम कोणीय संवेग। तो न्यूनतम कोणीय संवेग, ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर, जहाँ एम जो होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी जो भी पार्टिकल रखा होगा उसका ये वी वेग होता है, और आर जो होता है उसकी त्रिज्या, जिस पाथ पर घूमेगा, कोणीय वृत्तीय पाथ पर। तो ये हो गया कोणीय संवेग। कोणीय संवेग के लिए यहाँ पर एन का मान पूर्णांक होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ n इक्वल टू 1 रखा जाएगा, तो एम वी आर इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन 2 पाई। तो इसलिए इसका न्यूनतम जो संवेग होगा h अपॉन 2 पाई ही होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास h अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी m द्रव्यमान का Q आवेश कण को V विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो इसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की बात करें या इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी आवेश हो, कोई भी पार्टिकल हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जब निकालेंगे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो h अपॉन 2 पाई mv² होता है। तो ये हाफ mv² लिख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, त्वरित किया जा रहा है। त्वरित करने का मतलब उसको गति प्रदान किया जा रहा है, तो हाफ mv² हो जाएगा। और Q आवेश को जब हम v वोल्ट से त्वरित करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, विभव की परिभाषा सब लोग पढ़े हैं, विभव इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। W अपॉन Q ये विभव की परिभाषा से, यहाँ से W की जब वैल्यू निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा W इक्वल टू Q इंटू V आ जाएगा। ठीक है, तो ये Q इंटू V लिख दिया। ये जो ऊर्जा होगी, ये इलेक्ट्रॉन को जो V वोल्टेज देकर, V विभव दे करके जो ऊर्जा दिया गया है वो Q इंटू V होगा, और यही Q इंटू V जो होगा इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, गतिज ऊर्जा देगा। इसलिए यहाँ से अब हम लोग संवेग का फॉर्मूला पढ़े हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता है रेखीय संवेग, कोणीय संवेग mvr होता है और रेखीय संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर m से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, m से दोनों साइड में, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये m इंटू क्यू इंटू वी, और इधर m से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो m² v² हो जाएगा। इस mv को हम लोग mv का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इधर का जो राइट हैंड साइड का जो 2 वाला टर्म था, इसको हम जब लेफ्ट में ले आए तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2m q इंटू वी आ गया, और इसको हम p² लिख सकते हैं, चूँकि m इंटू वी क्या होता है, m इंटू वी p होता है, तो p² हो गया। इससे p की जब वैल्यू निकालेंगे, इधर स्क्वायर में है तो ये आकर इधर स्क्वायर रूट बनेगा, यानी अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी आ जाएगा। अब हम लोग डी ब्रॉगली जो तरंगदैर्घ्य के लिए समीकरण पढ़े हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन p, जहाँ पर h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, और p क्या होता है, p जो होता है ये संवेग होता है, रेखीय संवेग होता है। यहाँ से हम लोग रेखीय संवेग की वैल्यू निकाल चुके हैं, p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स m q इंटू वी,
अब ये मान हम इसमें रख देंगे, ये जो h अपॉन पी आया है इसमें इस p वाले मान को यहाँ पे रख देंगे, तो h लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 2mq इंटू वी, इसका स्क्वायर रूट। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सी ही दिया हुआ है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2q m इंटू वी। वी यहाँ पर पोटेंशियल या वोल्टेज है, इसलिए इसका सही आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई ए घट जाएगी, बी बढ़ जाएगी, सी अपरिवर्तित रहेगी और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगी ये है। मगर ये आंसर आया कैसे, इसके लिए कैसे हम लोगों ने पता चला कि कैसे ये अपरिवर्तित रहेगी, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर दो स्लिट होती हैं, दो पतले छिद्र होते हैं। इस दो पतले छिद्र S1 और S2 लिया जाता है। दोनों छिद्रों के बीच की जो दूरी होती है उसके स्मॉल d से डिनोट करते हैं। यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो ये छिद्रों की जो हमारी दूरी है उसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो ये स्मॉल d को यानी d है तो 2d कर देना है। और जो हमारा स्लिट होता है, स्लिट से पर्दे की जो दूरी होती है उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो इसको भी बोल रहा है कि ये जो हमारा कैपिटल D है उसको भी डबल कर देना है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल d। तो यही कैपिटल W इक्वल टू D लेमडा अपॉन स्मॉल d हमने ये फॉर्मूला यूज किया और ये हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। अब मान लेते हैं कि नया जब हम लोग मतलब जब स्मॉल d और कैपिटल D की वैल्यू चेंज कर देंगे तो जो नया वेवलेंथ फ्रिंज की चौड़ाई आएगा, फ्रिंज विड्थ आएगा, उसको W डैश मान लिया। तो जब W डैश इक्वल टू हो जाएगा D डैश अपॉन लेमडा, D डैश लेमडा अपॉन D डैश, ये नया वाला। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि ये जो नया हमारा जो पर्दे से स्लिट के बीच की जो दूरी है उसको दोगुना कर दिया जाता है, यानी 2D लिख देंगे। यानी पहला वाला अगर D माने थे तो अब हो जाएगा 2D। इसी तरह से ये दोनों छिद्रों के बीच की दूरी अगर स्मॉल d माने हुए हैं तो इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा D डैश इक्वल टू हो जाएगा 2D। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे इस वाले में W डैश, पहले डिवाइड कर दिया W डैश अपॉन W, तो ये इसकी वैल्यू D डैश लेमडा अपॉन स्मॉल d डैश और डिवाइडेड बाई कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल d। इसको डिवाइड करेंगे d ऊपर चला जाएगा और ये हमारा D डैश लेमडा अपॉन D डैश ये ऐसा ही रहेगा और ये टर्म ऊपर चला गया ये। अब ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, कैपिटल D वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया और स्मॉल d वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया। ये D डैश की वैल्यू यहाँ से 2D दिया हुआ है तो हमने 2D लिख लिया, 2D और डिवाइडेड बाई D। फिर इसी तरह से स्मॉल d अपॉन D डैश की वैल्यू यहाँ से 2D लिख लिया, D से D कैंसिल, कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी ये 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से अब ये W ये आ गया हमारे पास W अपॉन W डैश इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये W डैश इक्वल टू आ जाएगा W, यानी कि जितना पहले फ्रिंज की चौड़ाई था W अभी भी उतना ही रहेगा, यानी कि हमारी फ्रिंज विड्थ की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, उसकी विड्थ नहीं चेंज होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर छिद्रों की चौड़ाई को, छिद्र की चौड़ाई यानी स्मॉल d, ये स्मॉल d, ठीक है, और छिद्रों के पर्दे से छिद्रों के बीच की दूरी, पर्दे से छिद्रों के बीच की दूरी, पर्दा ये होता है, छिद्र ये होता है, इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। यानी कि हमने जो स्मॉल d डैश था उसको 2D कर दिया और कैपिटल D डैश था उसको भी 2D कर दिया। तो पूछा था कि ये W डैश कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ गया W डैश इक्वल टू W। कैसे सॉल्व हुआ, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है।
तो पतला फिल्म जो होता है, कई जगह कभी कभार क्या होता है कि अगर पानी के ऊपर तेल भी गिर जाता है ना, या अगर थोड़ा सा डीजल गिर गया, पेट्रोल गिर गया, तो भी वहाँ पे रंगीन फिल्म दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रंगीन फिल्म क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है व्यतिकरण। ठीक है, इंटरफेरेंस इसका सही कारण है। तो ये एक पतले फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये पोलराइजेशन चैप्टर का है, ब्रूस्टर लॉ। पूछा है कि ब्रूस्टर लॉ क्या होता है। ब्रूस्टर लॉ होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है, इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी ध्रुवण कोण जो होता है, आपतन ध्रुवण कोण, तथा जिस माध्यम में ये लाइट जा रही है तो उसका अपवर्तनांक, उन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और ये आता है n इक्वल टू tan IP या म्यू इक्वल टू tan IP, जहाँ n या म्यू जो होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है, ये सी ऑप्शन होता है, n इक्वल टू tan IP। IP स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, tan स्क्वायर IP नहीं होता, केवल n इक्वल टू tan IP होता है। ये हमारा ब्रूस्टर लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, यानी कोई अगर डेड बॉडी है, बहुत पुराना अगर कोई अवशेष मिला हुआ है या बहुत पुराना कोई वृक्ष है, तो उसकी हम लोग आयु कैसे पता करते हैं? तो उसको आयु पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग, यानी जो कार्बन का हमारा 2 एलोट्रॉप्स होता है, C12 होता है और एक C14 होता है, तो ये C14 का हम लोग यूज करते हैं डेटिंग के रूप में, यानी पता करने के लिए उसका डेट निर्धारण, आयु निर्धारण के लिए पता करते हैं, उसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। सही ऑप्शन है ए, यानी कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है, ये सभी बिहार बोर्ड में 2 बार 3 बार 1 बार आए हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा फेक आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। जो भी आप जा कर के उसमें आपके पास जो भी 10 ईयर्स का जो अनसॉल्व पेपर हो या सॉल्व हो या जो भी हो, उसमें आप देखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके सिर्फ आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, और इस तरह से मैं कम से कम 5 वीडियो बनाऊँगा। 5 वीडियो में हर वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन 20-20 करके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 पे 100 यानी 100 क्वेश्चन आपको देंगे, जिसमें से 70 से 60% जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाए 2020 के बाद 5 वीडियो बनाने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, वो उसमें टोटल के टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, और उस 50 क्वेश्चंस को आप पूरा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 2021 का जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये 5 वीडियो मिला करके और वो जो 50 क्वेश्चन देंगे वो दोनों मिला करके, और आप बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखिए और समझिए, और हमारे हर वीडियो को आप देखते रहिए, तभी अच्छा मार्क्स मिलेगा। और पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिए, तब ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है, आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी हम, तो ये B इक्वल टू होता है B, यानी बामर श्रेणी जो होता है दृश्य भाग में पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो है ना, ये लाइमन है और बाकी 5 जो श्रेणियाँ होती हैं, उस 5 श्रेणियाँ में से हमारा शुरू के जो जैसे ये है, क्या कहते हैं, लाइमन है, लाइमन, ये पाराबैंगनी और पाश्चन, ये भी हमारा पाराबैंगनी, और लास्ट वाला जो फुंड होता है वो इंफ्रारेड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं En इक्वल टू, यानी 9वीं कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के 9वीं कक्षा के लिए जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर n क्या होता है, ये बोर कक्षा होता है। अब यहाँ पूछा है दूसरी बोर कक्षा, यानी दूसरी बोर कक्षा के लिए n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो कक्षा के लिए n की वैल्यू 2 रख दिया। 2 रखने के बाद ये E2 इक्वल टू आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 आ जाता है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए इस चैनल के बारे में और वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि बता चुके हैं कि अगली जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें ये पूरे सीरीज़ है, ये 2020 करके और 100 क्वेश्चंस का, तो ये सीरीज़ है। और साथ में नेक्स्ट वीडियो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, अब की होगा जो वो न्यूमेरिकल ही होगा, अंकित प्रश्न ही होंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। और बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि वो आपको 100% श्योर करता है कि फिजिक्स जो है आपको कभी रुलाएगा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में दिलाएगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।